Hi, welcome to Srajan India. Today is 26th of December 2019. Let us have a look on today's newspaper, The Hindu. Look at this news. Massive locust invasion in Gujarat. ये क्या होते हैं? ये ग्रास होपर्स होते हैं. ये एक स्वार्म्स, जैसे ये फोटो आप देख रहे हो, ये एक साथ बहुत बड़े स्वार्म पे मूव करते हैं और इस सीज़न में ये स्टैंडिंग क्रॉप पे अटैक करते हैं और जितना भी स्टैंडिंग क्रॉप में जो भी फसल लगी है उसको ये विद इन डेज विद इन आवर्स पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो दिस मैसिव लोकस्ट इन्वेजन इन गुजरात, ये इन्वेजन कहाँ से आ रहा है? दिस इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एरिया. नाउ ये जो अभी स्टैंडिंग क्रॉप है, दिस इज़ राबी क्रॉप. क्रॉप सीज़न इंडिया में 3 होते हैं. एक होता है समर में जायद, देन जब रेंज आती हैं तो हम खरीफ क्रॉप लगाते हैं. रेंस का जो सीज़न होता है वो कंप्लीट होता है विंटर्स में. विंटर्स में जो क्रॉप आती हैं उसको हम बोलते हैं राबी क्रॉप. तो ऐसे करके 3 साइकिल चलती है. खरीफ के बाद राबी के बाद जो इन बिटवीन पीरियड है राबी और खरीफ में, दैट इज़ कॉल्ड जायद. तो अभी राबी की स्टैंडिंग क्रॉप है और पाकिस्तान एरिया से ये लॉकस्ट का एक स्वॉर्म इंडिया में अटैक किया है. दिस इज़ अटैकिंग ऑन राजस्थान एंड गुजरात बॉर्डर. सो इसको जो लोकल मेजर्स ये ले रहे हैं लाइक स्मोक, नॉइज़, इट इज़ ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड दैट फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग इशू किया था. बट इंडिया और इवन पाकिस्तान के भी जो ऑफिशियल्स हैं, दे वर कॉट नैपिंग. उन्होंने इस पर अटेंशन पे नहीं किया, इसलिए ये डिज़ास्टर अभी इतना ज़्यादा अभी सिवियर हो गया है. अभी जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो है राबी की कैस्टर, क्यूमिन, जेट्रोपा एंड कॉटन एंड फॉडर ग्रास इन अराउंड 20 तालुकाज. ये जो टिड्डी होते हैं ये पूरी इन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ऑल राइट, सो दिस इज पेज नंबर 1. देन इन पेज नंबर 2, एयर क्वालिटी इंडेक्स टू डिटीरियोरेट टू सीवियर ऑन सैटरडे. आपको सफ़र पता होना चाहिए, AQI क्या है, इसको लाने का रीज़न क्या है, ये ग्रेडिंग कितनी है. लुक एट दिस न्यूज़ आइटम. रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ नॉइज़ लेवल्स बाय मार्च. देखो यूजुअली ऐसा होता है कि पॉल्यूशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बट ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, मतलब जो शोर हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी उतना ही सिवियर और इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कोई दूसरा पॉल्यूशन हो सकता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के कुछ प्रोविज़न्स हैं जो हमें मार्च तक लाने की बात कही है. अब जो नॉइज़ होती है, नॉइज़ हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 50 डेसिबल रेसिडेंशियल एरिया के लिए एक लिमिट सेट कर रखी है. अगर इस 50 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ हो रही है तो ह्यूमन्स में काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिस्ट्रेस, हाइपरटेंशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी एट्सेट्रा. जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो हियरिंग कैपेबिलिटी होती है वो ह्यूमन से भी एडवांस्ड होती है. सो दैट इज़ वाई अगर ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो रही है तो इमेजिन एनिमल्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी. अब जो पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स होती हैं वो नॉइज़ करती हैं. म्यूज़िक, दिस इज़ अगेन अ बिग मेनेस. लाउड म्यूज़िक से भी बहुत प्रॉब्लम होती है. फेस्टिवल्स एंड इवन जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ अगर एयरक्राफ्ट या एयरपोर्ट के आसपास सिचुएटेड होती है तो एयरक्राफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं. अब इसके लिए द मूव कम्स आफ्टर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुल्ड अप द DPCC in November and asked them to set up the stations by January 31, 2020. So it is very important to monitor this noise pollution. मॉनिटर करेंगे तभी हम उसको स्टॉप कर पाएंगे. अब ये NGT है, ये एक ट्रिब्यूनल है, ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डील करता है, ये नेचुरल जस्टिस देता है. 1908 का जो CRPC है ये इसको फॉलो नहीं करता है, ये नेचुरल जस्टिस देता है. अब लुक एट दिस पिक्चर. दिल्ली में स्पैरो डिसअपियर हो रहा है. दीज आर द पिजन्स. ओवरऑल जो बर्ड पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑन डिक्लाइन. अ चांस टू टेस्ट द स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया. ये एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ऑर्गेनाइज होने वाला है. नाउ लुक एट दिस थिंग. सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये न्यूज़ का हेडलाइन है, दिल्लीज फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड हब टू कम अप इन करकटडुमा. करकटडुमा कहाँ पर है? ये आनंद विहार में.
नाउ ये जो दिल्ली है ना, दिस इज़ दिल्ली। दिल्ली के जो राइट है, इधर उत्तर प्रदेश है और इधर है हरियाणा, नॉर्थ एंड साउथ में भी है। अब इधर है आपका नोएडा, देन दिस इज़ सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव एंड दिस इज़ फरीदाबाद। अब दिल्ली, बिकॉज दिल्ली के चारों तरफ लैंड है अनलाइक मुंबई, तो यहाँ एक्सपेंशन हुआ है वो हर डायरेक्शन में हुआ है, हर जगह एक्सपेंशन हुआ है। अब जो मूवमेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी पीपल हु लिव इन नोएडा बट फॉर वर्क पर्पज दे कम्यूट टू गुड़गांव। ऐसे ही गुड़गांव से भी बहुत सारे लोग नोएडा आते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इतने सारे लोग अगर कम्यूट कर रहे हैं फॉर वर्क पर्पज़, तो उसके लिए ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है, वेस्ट होता है, मैन आवर्स वेस्ट होते हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है, एफिशिएंसी कम होती है। सो दिल्ली इज़ फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड हब टू कम अप इन करकटडुमा। ट्रांजिट ओरिएंटेड मीन्स ये एक यूनिट की तरह रहेगा, स्मार्ट सिटी रहेगा, जहाँ पे मेट्रो स्टेशंस, रेसिडेंसेस, वर्क प्लेसेस, रिक्रिएशनल स्पेसेस, म्यूजियम्स, ये सारे आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। रीज़न, इसका पर्पज़ ये होगा कि ये जो लोगों का मूवमेंट है उसको ये कम करेगा। यू विल नॉट हैव रिक्वायर टू डू कम्यूट फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। ये कैपिटल का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बन रहा है। सो इस आर्टिकल में इन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया है कि जो हम स्मार्ट सिटी देख रहे हैं और फ्यूचर अर्बन प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, उस अर्बन प्लानिंग का जो सबसे इंटीग्रेटेड पार्ट होगा वो यही होगा कि वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर बोथ वर्क एंड रेसिडेंशियल एरिया एट वन प्लेस, सो दैट हम मूवमेंट कम कर सकें, कम्यूटेशन को मिनिमम कर सकें। देन क्लीन एनजीटी फ्लैग्स इशूज़ विद नोएडा रेन वाटर हार्वेस्टर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मीनिंग होता है? देखो, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग का मतलब उसको स्टोर करना, संचय करना। तो आप रेन वाटर, जो बारिश का पानी आ रहा है वो रूफ टॉप पे आ रहा है, इस रूफ टॉप से आप एक पाइप से उसे ग्राउंड में सेंड कर देंगे। ये पानी जब ग्राउंड में जाएगा तो परकोलेट होके ये नीचे आएगा और धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो वी आर इन अ वे, ये जो पहले वेस्ट हो जाता था उसको अपन स्टोर कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रूफ टॉप की जगह दूसरा प्लेसेस भी हो सकते हैं। आपने रेन वाटर को छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के स्टोर किया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेविंग्स करने का और सस्टेनेबल वे में वाटर को कंजर्व करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सो दिस इज़ पेज नंबर 4। पेज नंबर 5, लुक एट दिस पिक्चर। फ्रीजिंग पॉइंट, विंटर बढ़ गई है, जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल भी हो गया है। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कश्मीरी बोटमैन ब्रेकिंग द आइस ऑफ अ पार्शली फ्रोजन सेक्शन ऑफ द डल लेक ड्यूरिंग अ कोल्ड वेंसडे मॉर्निंग इन श्रीनगर। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ भी बोलते हैं। ये टूरिज़्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे टुलिप गार्डन्स हैं, शालीमार गार्डन्स हैं, डल लेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गुलमर्ग, सोनमर्ग, नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, दाचीगाम, हेमिस, काजीनाग, किश्तवाड़, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, अमरनाथ यात्रा होती है। सो दिस इज़ अबाउट कश्मीर। नाउ अगेन देयर इज़ वन मोर आर्टिकल रिलेटेड टू टूरिज़्म। ये जो रेलवेज़ होती है ना, ये 3 तरीके से हैं इंडिया में। एक होती है नैरो गेज, इनकी जो विड्थ होती है वो 2 फीट होती है और ये गेजेस चलती हैं माउंटेनियस एरिया में। सेकंड इज़ मीटर गेज, ये पहले चलती थी, अभी ज़्यादातर मीटर गेज को हमने ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया है और ये हमारी स्टैंडर्ड गेज है, 1.435 मीटर वाइड की होती है, विड्थ होती है इनकी। अब जो माउंटेनियस एरिया हैं यहाँ पे चलती हैं माउंटेन रेलवेज़। माउंटेन ट्रेन्स जो हैं ये दार्जिलिंग में हैं टुवर्ड्स दिस वेस्ट बंगाल, नीलगिरी इन साउथ, कालका शिमला, मथेरन महाराष्ट्र में है, कांगड़ा वैली में है। तो दिस इज़ अबाउट, ये एक नया हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन गवर्नमेंट ने लाया है। इस हिम दर्शन ट्रेन में हम विस्टा डोम्स लेके आए हैं। विस्टा डोम्स मतलब इसकी जो ऊपर के जो ये छत है ये पूरी आपको ट्रांसपेरेंट रहेगी, सो यू कैन लुक अराउंड, आप ऊपर देख सकते हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग और किस पिक्चरस्क व्यू से आपकी ट्रेन पास कर रही है। शिमला will be able to experience snow and rain in these glass enclosed coaches. It feels so nice to enjoy the nature with transparent roof as it gives a panoramic view. We will also return in a few days. So this is again a good step towards developing tourism. Then this is page number 6. This is page number 7. महाराष्ट्र में
गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अप टू 2 लाख को हम कंसेशन देने का अनाउंसमेंट था, अब हम कर रहे हैं कंप्लीट फार्म लोन वेवर। अब फार्म लोन क्या होते हैं? किसानों को खेती करने के लिए लोन क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्रेडिट गवर्नमेंट बैंक्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, इसको बोलते हैं फार्म लोन। अब ये अगर क्रॉप लॉस होता है तो फार्मर अनेबल हो जाता है टू रीपे द लोन, तो उन केसेस में टू प्रोटेक्ट द फार्मर, उनको सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट कई बार वेवर्स का अनाउंसमेंट करती है। सो दिस लोन वेवर इज़ वन सच थिंग। This is good because it help distressed farmers already बहुत डिस्ट्रेस में है। फार्मिंग इज़ नॉट अ लुक्रेटिव बिजनेस एनी मोर, फार्मिंग रिक्वायर्ड केयर। हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कितने सारे फार्मर्स हर साल सुसाइड करते हैं, सो दे नीड हेल्प। दिस इज़ अ जेन्युइन केस, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत बैड प्रैक्टिस है। इससे जो बैंकिंग सेक्टर है वो अननेसेसरी डिस्ट्रेस पे आ जाता है। गवर्नमेंट बैंक्स ही होते हैं यूजुअली जो इनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप देखोगे जो एनपीए है, एनपीए गवर्नमेंट बैंक्स का बहुत पुअर है, मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं वो। प्लस ये एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। सपोज़ आपने प्रॉपरली अपना लोन का रीपेमेंट किया, आपके फ्रेंड ने नहीं किया, बट गवर्नमेंट ने फार्म वेवर सबको कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम यू वुड नॉट फील मोटिवेटेड टू रीपे योर लोन्स, सो दिस मेक्स अ बैड हैबिट। देन ये पॉलिटिकल पॉपुलिज्म को भी बढ़ावा देता है। पार्टीज़ इनको ल्योर करने के लिए फार्मर्स को फार्म वेवर्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि दिस डू नॉट एड्रेस द रूट प्रॉब्लम। फार्मिंग जो है इंडिया में वो बहुत इनएफिशिएंट है। 50% पीपल आर इन फार्मिंग बिजनेस एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 15% टू द जीडीपी। द रियल कॉजेज आर नीड टू बी एड्रेस्ड, वरना ये सब टेम्पररी मेजर्स है। फार्म वेवर्स जो हैं इससे रियल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगी। नेक्स्ट ईयर आपको फिर से फार्म लोन वेवर देना पड़ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट दैट। प्लस ये एक एटीट्यूडनल चेंज को भी स्टॉप करता है। फार्मर्स का जो विक्टिम मेंटालिटी है, दिस हैज़ टू गो। कंपटीशन, इवोल्यूशन, दिस दे नीड टू, वी नीड टू सपोर्ट द फार्मर्स सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एंड इंडिपेंडेंटली वो विद स्टैंड कर पाए, उनको बार बार हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़े। सस्टेनेबल वे में हमें उनकी ग्रोथ ज़रूरी होती है। नाउ नथिंग रॉन्ग विद अन्ना हज़ारेज हेल्थ, ये हमारे बहुत सीनियर और बहुत रेस्पेक्टेड लीडर हैं। अन्ना हज़ारे जी का नाम आया है, ये एक्स आर्मी है, ये पॉपुलर हैं। इंडियन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट किया था इन्होंने 2010-11 में, मास प्रोटेस्ट हुए थे ऑल ओवर द कंट्री। देन इसके अलावा अन्ना हज़ारे जी जो हैं ये एक रालेगांव सिद्धि एक विलेज है महाराष्ट्र में, इसको इन्होंने डेवलप किया है सस्टेनेबल विलेज मॉडल में। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जब भी नाम आता है, सस्टेनेबल विलेज का नाम आता है, तो इस रालेगांव सिद्धि का नाम ज़रूर हाईलाइट होता है। यू विल रीड दिस नेम इन एनसीईआरटी बुक्स एज वेल। और इसका नाम आता है तो अन्ना हज़ारे जी का भी नाम आता है इसमें। देन इन द नेक्स्ट page number 8 we have, look at this news, earliest Sanskrit inscription in South India found in आंध्र प्रदेश। अब संस्कृत जो है ना ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब होता है ये एंशियंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और एक रिच एंटिक्विटी, एक हिस्ट्री होनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए इसका। अब इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। तो एक बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन मतलब मॉन्यूमेंट्स या बुक्स में इंस्क्राइब करके कुछ रिटन है साउथ इंडिया में, जो बताता है कि संस्कृत इज़ टू ओल्ड। नाउ हमारा जो आर्टिकल 343 है, दिस 343 टेल्स कि हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विद देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के इसमें हम प्रमोट करेंगे। बट इसमें जो आर्टिकल 351 है वो संस्कृत का भी उसमें मेंशन है। उसमें ये लिखा है कि हिंदी को प्रमोट करना है, कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करना है, और प्राइमरी जो मीडियम है उसमें हम संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। इन द एंड लैंग्वेज इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट अ टूल टू शेयर योर आइडियाज़, टू शेयर योर थॉट्स। Language is just a medium, and at the same time it is also important to respect the regional identity and regional aspirations and feelings as well. Anything forced is not good. Now this is
फोर्स्ड गुड से एक और चीज़ आती है, वो बात आती है मोरल पॉलिसिंग की। मोरल पॉलिसिंग एक अम्ब्रेला कैटेगरी होती है, एनफोर्सिंग अ कोड ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, कल्चरल टर्म है। आपके लिए एक चीज़ मोरल, आपकी मोरालिटी में वो टिक कर रही है, बट इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ नॉट ticking in someone else morality. So this is again one thing. Then page number 9, look at this news. Study warns of growing cancer burden across India. कैंसर होता क्या है? देखो, हमारी बॉडी बनी है वो बेसिकली सेल से बनी है, हम कार्बन फॉर्म ऑफ लाइफ है। ये जो सेल्स हैं ये ग्रो करते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, बट अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है ना, तो मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रही है, देन दिस वुड बी कॉल्ड कैंसर। सो मैलिग्नेंट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर्स। ये 200 प्लस टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत वेराइटी है इनकी भी। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी से, रेडिएशंस के थ्रू। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी एक प्रोसेस है, वो किया जाता है। अब कैंसर के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? केमिकल्स, पैथोजेंस, रेडिएशंस, पॉल्यूशन, जो टोबैको है, सिगरेट है, ये बहुत बड़ा कॉज है इंडिया में कैंसर को होने का। तो इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो कैंसर केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे ये लिखा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वहाँ की साइट्स में हमको कोई कैंसर का प्रोमिनेंट साइन नहीं मिला है। मतलब उस टाइम पे कैंसर या तो नहीं था या फिर इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो कैंसर होता है इससे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। एक तो डायरेक्ट लॉस तो हो रहा है, वो हो रहा है आपका मैन पावर का। आपका एक मैन डाउन है, आपको मैन पावर का लॉस हो गया। दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ 3 times हायर फॉर private inpatient cancer care in India. 40% of cancer costs are met through borrowing and contribution from friends and relatives. This tells कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है कैंसर का। सो दैट इज़ वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया है ग्रुप कॉल फॉर बैन ऑन सर्जरीज और इंटरसेक्स माइनर्स। ये क्या होता है? बायोलॉजिकली या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। अब कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा इंटरमीडिएट चीज़ें, ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं उनके, तो उसके लिए पेरेंट्स सोसाइटल प्रेशर या फिर अनएजुकेशन या फिर प्रेजुडाइसेस के कारण दे ट्राई टू मेक एन ऑपरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन, बट दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड समटाइम्स सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस गो रॉन्ग। सो दिस इज एन आर्टिकल ऑन that suggests that Tamil Nadu has banned normative surgeries on infants and children's. Now ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। इंडियन पिनल कोड, इंडिया में कुछ टाइम पहले तक सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस था अंडर द लॉ। अगर सुसाइड का किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उसको हम लॉ के अंदर लेके आते थे। अब क्या हुआ? आर्टिकल 309 ऑफ द आईपीसी अकॉर्डिंग टू विच अटेम्प्टेड सुसाइड कॉन्टिन्यूज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। जबकि जो सेक्शन 309 है आईपीसी का वो बोलता है सुसाइड अटेम्प्ट इज पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 1 year। बट जब सेक्शन 117 की बात करते हैं, जो अपडेट आया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का, वो ये बोलता है एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड शेल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टू हैव सिवियर स्ट्रेस शेल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द सेड कोड ऑफ 309 ऑफ आईपीसी। तो एक ना दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये सेक्शन 115 ऑफ एक्ट इज सेइंग समथिंग एल्स और सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज सेइंग समथिंग एल्स। तो इससे एक मेडिको लीगल केस हो जाता है। डॉक्टर्स को इमीडिएटली ये दो डिफरेंट सेट ऑफ लॉज के कारण एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। तो इससे जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर क्या होता है कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इशू आया है, हेल्थ इशू है, तो उसमें अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाए ना तो सर्वाइवल का रेट 50% से भी ज़्यादा होता है। सो दैट 1 hour आफ्टर इमीडिएट प्रॉब्लम इज कॉल्ड गोल्डन आवर। सो ये जो गोल्डन आवर है ना ये वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज 2 contradicting laws. So she has talked about this Lakshmi Vijay Kumar has talked about this कि this needs an update and correction. Then eclipse है, eclipse मतलब ग्रहण। ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट मून है। सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट,
अगर ये सोर्स ऑफ लाइट ब्लॉक होगी तो एक्लिप्स फॉर्म होगा। ब्लॉक दो तरीके से हो सकती है, मून आ गया है सन के सामने, अर्थ और मून के बीच में, सो दिट वुड बी सोलर एक्लिप्स। अगर अर्थ आ जाती है मून और सन के बीच में, दैट वुड बी कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट एडिटोरियल, द मुशर्रफ वर्डिक्ट वॉज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। इसमें बताया है जो परवेज मुशर्रफ थे ये आर्मी चीफ थे, फिर ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने, अब इनको जुडिशरी ने डेथ सेंटेंस बता दिया है। देन ये जो आर्टिकल है ये डेंजरस डबल स्पीक की बात कहा है कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं फॉर पास्ट सम टाइम, इसमें इन्होंने इसी के कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं कि ये दोनों I mean they are not with the constitutional provision. Then this is a good editorial article, Mind the Gap. इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो विमेंस एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी है वो एक राउंडेड अप्रोच होनी चाहिए, वेल राउंडेड अप्रोच होनी चाहिए। असेसिंग विमेंस access to equal opportunity and resources against the access that men have would be a scientific way of evaluating a nation's commitment to the advancement of its citizens। मतलब आप नेशन का देखना चाहते हो, नेशन कितना अच्छा कर रहा है, ग्रो कर रहा है, देन लुक एट द वुमेन कितना पार्टिसिपेटिव है सोसाइटी में, गवर्नमेंट में एंड वर्कफोर्स में। तो ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये एक रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, ये लास्ट वीक इसने रिलीज़ किया है और इंडिया इसमें 4 प्लेस फिर से डाउन हो गया है 2018 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में, और 112 रैंक आई है इंडेक्स में। ये किस चीज़ों को कंसिडर किया है? इंडेक्स ने जिस पैरामीटर्स को देखा है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 कौन सी चीज़ें हुई? पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी मतलब इकोनॉमी, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब एजुकेशन, तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल मतलब हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल, दीज 4 थिंग्स से इन्होंने जेंडर गैप इंडेक्स प्रिपेयर किया है जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। देन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स इज ऑल्सो अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द फीमेल एस्टिमेटेड अर्निंग इनकम इज ओनली 1/5 ऑफ मेल इनकम। ये एक चीज़ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर काम सेम कर रहे हैं तो पैसे भी बराबर मिलने चाहिए। पे शुड नॉट बी जेंडर बायस्ड, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। एनकरेज विमेंस पार्टिसिपेशन एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। टू डू सो इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू मेक श्योर देयर इज़ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल। हम पॉलिसीज़ तो अच्छी बनाते हैं बट ग्राउंड लेवल पे वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। वाइल अ गुड स्कोर ऑफ एनी ग्लोबल इंडेक्स इज अ टारगेट वर्थ pursuing, what is being questioned here is basic. Is the state reneging on its commitment to half its population? A commitment to ameliorate the conditions for women is a non-negotiable duty of any state. Women empowerment is very much required and it is the duty of the state to do so. Then this is an article that again talks about the Citizenship Amendment Act. इसमें इन ऑथर्स ने बात किया है कि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ वेरी मच इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव प्रेजेंटेड सम काउंटर व्यूज़ कि ये राइट्स की बात है, परसिक्यूशन को डिफाइन नहीं किया है, बेसिस ऑफ पार्टीशन। सो दिस इज़ एन ऑनगोइंग आर्टिकल ऑन दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे एनआरसी और एनपीआर की बात कही है। अब कल एक आर्टिकल आया था जिसमें तमिल्स की बात किया था। जो श्रीलंका है उसके नॉर्दर्न पार्ट में है, अपने जाफना एरिया में तमिल्स रहते हैं और इंडिया में तमिलनाडु में भी तमिल्स रहते हैं। इनका एक क्लोज लिंकेजेस है। जब सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में तो ये बहुत सारे आ गए थे इंडिया में और वो रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे। तो इसमें इस पर्सन ने बताया है, वी सुब्रमण्यम ने लिखा है, देयर इज़ नो डाउट दैट मोर नंबर ऑफ तमिल्स वुड इनेबल देम टू गेन मोर बार्गेनिंग पावर। जो श्रीलंका है ना वो अब इन तमिल्स को वापस लेना चाहता है ताकि वहाँ पे एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो सके एंड दे वांट दीज पीपल बैक टू श्रीलंका, रिपैट्रिएशन। बट इसमें इन्होंने ये बताया है, वी नीड टू एंश्योर फर्स्ट द रिफ्यूजीज ऑन रिटर्न शुड बी एबल टू हैव अ डिसेंट लाइवलीहुड टू मीट देयर एंड्स।
लाइवलीहुड प्रोवाइड होना चाहिए. मैनी हैव लॉस्ट प्रॉपर्टीज एंड देयर आर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज. द इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक अप दीज इशूज विद श्रीलंका सो दैट रिपैट्रिएशन इज स्मूथ. सेकेंड जो चीज़ है वो है पॉलिटिकल लीडर्स इन तमिलनाडु शुड डिसिस्ट फ्रॉम मेकिंग प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जस्ट टू विप अप तमिल सेंटिमेंट्स फॉर पॉलिटिकल गेन. दिस इज हाई टाइम. वी नीड टू stop politicizing such refugee movement and crisis. Much water has flown down the Ganga since the call for Elam, a separate statehood for Tamil. With all the bloodbath, loss of lives and property, it would be preposterous on the part of Tamil Nadu politicians to continue to indulge in rhetoric about a separate state for Tamils and protest whenever leaders from the island nation come to India. The endeavor should be to create a conducive atmosphere for Tamils to live in peace with the locals. ये काफ़ी विजडम वाली बात की है इन्होंने यहाँ पे. देन जो नेक्स्ट है पेज नंबर 11, द रिटर्न ऑफ द सेक्युलर. इसमें महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, आज के जो यंग प्रोटेस्टर्स हैं, और गांधीज विजन ऑफ द सेक्युलर इनटू द पब्लिक डिस्कोर्स की ये बातें कर रहे हैं. देन ये है डिटेंशन नॉट लिंक्ड टू एनआरसी. हर कंट्री में कुछ डिटेंशन सेंटर्स होते हैं, जैसे जो कर्नाटका में ये एक बात किया है, दिस इज़ फॉर द फॉरेनर्स. अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आ गया है एंड ही इज़ नॉट गोइंग बैक, देन गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू सेंड दैट फॉरेनर टू सम ऑफ दीज डिटेंशन सेंटर फॉर अ टेम्पररी बेसिस, और फिर यहाँ से उनको डिपोर्टेशन किया जा सकता है. देन ओके, दिस इज़ डेटा पॉइंट. ये काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है हिंदू का. इसमें ये कुछ रॉ डेटा प्रेजेंट करते हैं ऑन वेरियस इश्यूज़. तो इन्होंने बैड लोन्स के बारे में लिखा है. ये देखो, इस ग्राफ को देखो. ये जो बैड लोन्स है ना, एनपीए, ये पब्लिक सेक्टर बैंक का ही सबसे ज़्यादा है. प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, इन सब के कम है. बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट फोर्स करती है कि यू नीड टू प्रोवाइड लोन्स टू लाइक फार्मर्स, टू इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा. इससे क्या होता है, कई बार इनका जो लोन होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है. बट दिस इज़ शोन दैट सिंस मार्च 18, यू कैन सी मार्च 18 के बाद एक डिक्लाइन हो रहा है. एनपीएज आर ऑन डिक्लाइन. देन वर्स्ट अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में हर चीज़ ना रिलेटिव होती है. फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम में यू आर स्कोरिंग सम मार्क्स और एग्ज़ाम पेपर इजी है, एवरीबडी वुड बी स्कोरिंग हायर मार्क्स. तो आपको अगर टेस्ट करना है इंडिविजुअल, देन यू हैव टू लुक अराउंड एंड सी व्हाट अदर पीपल आर स्कोरिंग, व्हाट इज़ देयर स्कोरिंग पैटर्न. सो इसलिए जो इंडिया का जो एनपीए है वो हमें देखना है अच्छा है या बुरा है, तो हमें रिलेटिव कंपैरिजन करना पड़ेगा वर्ड से. रिलेटिव कंपैरिजन से ये पता चलता है कि हमारा एनपीए बुरा है. ब्राज़ील 3.1, चाइना 1.8, इंडिया इज़ 9.2. इंडोनेशिया, सी दे आर वेरी लेस. इंडिया इज़ नॉट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ एनपीए numbers. Assets अभी भी stressed हैं, borrowed. Have a look on this data center. Next, this is a scheme, Atal scheme on groundwater. बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस है बहुत ज़्यादा. ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है. तो जो अटल भूजल स्कीम है, इसका पर्पज़ है टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर participatory groundwater management and bringing about behavioral changes at the community level for sustainable groundwater resources management in 7 states. ये स्टेट्स होंगे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. यहाँ पे ये स्कीम का इनिशियली हम इसे लॉन्च करेंगे. इसका आउटले 6,000 करोड़ है. टेल मी द मीनिंग ऑफ आउटले. 50% विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन टू बी रीपेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द रिमेनिंग पार्ट विल बी मेड अवेलेबल वाया सेंट्रल असिस्टेंस फ्रॉम रेगुलर बजटरी सपोर्ट. तो एक तो सेंटर इसमें पैसा देगी और दूसरा पैसा जो आएगा वो आएगा वर्ल्ड बैंक से. और जो स्टेट्स को सेंटर ये पैसे देगी, आगे प्रोसीड करेगी, दैट वुड बी प्रोसीडेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स. अब देखो, इन्होंने ये बोला है जल जीवन मिशन जो है, वेयर बिग स्टेप्स इन प्रूविंग द रिजॉल्व टू डिलीवर वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2024. एक्सपर्ट्स आर सेइंग जो नेक्स्ट बिग क्राइसिस होने वाला है ना, वो वाटर का ही होगा. वाटर अवेलेबिलिटी एक बहुत बिग चैलेंज होने वाला है. इसीलिए एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, विच
This monsoon made extensive efforts for water conservation. He said that the Jal Jeevan Mission would work towards delivering piped water supply to every house, and Atal Bhujal scheme would pay special attention to those areas where groundwater was very low. तो ये दोनों टेंडम में काम करेंगे. जल जीवन मिशन पाइप्ड वाटर सप्लाई देना है और अटल भूजल स्कीम का काम है कि जो ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का वाटर है उसको अपन रिचार्ज करें, मेंटेन करें. देन रोहतांग पास में जो टनल थी उसका नाम रख के अटल टनल रखा है वाजपेयी जी के ऑनर में. देन दिस इज़ द आर्टिकल ऑन CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है. ये एक 4 स्टार जनरल होंगे. मतलब अभी भी जो आर्मी के चीफ होते हैं, नेवी के चीफ होते हैं और एयरफोर्स के चीफ होते हैं, ये सब 4 स्टार जनरल होते हैं. अब जो CDS होगा ये भी 4 स्टार जनरल होगा, बट वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होगा. इन चारों में से फर्स्ट CDS होगा. द CDS विल बी अ 4 जनरल स्टार विद सैलरी एंड प्रिक्विजिट्स इक्विवेलेंट टू अ सर्विस चीफ. द CDS विल हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. ये एक नया डिपार्टमेंट आया है. ये वर्क करेगा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में. और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आएगा DMA और फिर इसके बाद ट्राई सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे. टू बी क्रिएटेड विद इन द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फंक्शन एज इट्स सेक्रेटरी एंड द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी. तो ये जो नया CDS होगा इसके 2 रोल होंगे. एक तो ये सेक्रेटरी का काम करेगा. एज अ सेक्रेटरी ही विल वर्क इन DMA. और दूसरा जो रोल होगा वो होगा COSC का, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. ये परमानेंट इसका चीफ रहेगा. अभी तक क्या होता था कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता था, सीनियर मोस्ट चीफ होता था आर्मी नेवी एयरफोर्स का, वो COSC का हेड होता था. तो इनको ये डुअल रोल दिया गया है अभी. अब ये एक्सपेक्टेड है कि इससे सिनर्जी आएगी तीनों सर्विसेज में. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा. लॉन्ग टर्म रीस्ट्रक्चरिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थिएटर कमांड. थिएटर कमांड का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है जॉइंट कमांड, जिसमें तीनों मिलिट्री की सर्विसेज हैं, वो सब मिलके एक यूनिफाइड कमांड के अंदर एक 1 यूनिट की तरह काम करते हैं वो. सो he will be first among equals and ensure that the DMA is keyed into the apex decision making body. Now this is again about CA, NRC, NPR. You want to know the basics, go and watch the video which I have made. Apart from that, whatever coming in the news, just wait, let some more clarity comes in. Then this is about Jammu and Kashmir again. टूरिज़म इज़ वेरी गुड. टूरिज़म से ब्रेकिंग ऑफ आइस होता है, हमें नए लोगों का पर्सपेक्टिव पता चलता है. ये हमारा विज़न और हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे थॉट्स को ब्रॉडन करता है. कश्मीर इज़ अ पैराडाइज ऑफ टूरिज़म. मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे. एंड 11th अवार्ड सेरेमनी टू वू बैक फिल्म मेकर्स इन इट्स फर्स्ट सच आउट रीच पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑन August 5th. कश्मीर एक टाइम पर, राज कपूर साहब के टाइम पे, बहुत एक फेमस स्पॉट था फॉर बॉलीवुड. ये वहाँ जाके फिल्म्स की शूटिंग करते थे. तो दिस इज़ अ ड्राइव कि फिर से कश्मीर को एज अ फिल्म शूटिंग लोकेशन के लिए पॉपुलराइज किया जाए और कश्मीर का प्रेजेंट किया जाए कि कश्मीर इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ टेररिज्म बट अ पैराडाइज ऑफ tourism. This is what this article has talked about. The film fraternity should renew that old connection by starting to explore the Union territory with new dynamism by shooting films at virgin locations in and around Jammu and Kashmir. Okay. Now this is page number 13. Page number 14. हांगकांग प्रोटेस्ट हम डेली न्यूज़ में देख रहे हैं. चाइना है, ये है मेनलैंड. मेनलैंड चाइना में ताइवान है और हांगकांग है. ये आपके एक्सटेंडेड चाइना है. देन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, बट जो हांगकांग है ये 1997 तक ब्रिटिशर्स के पास था. 1997 में ब्रिटिशर्स ने इसे हैंड ओवर किया एट अ कंडीशन, विद वन कंडीशन कि ये हमेशा डेमोक्रेटिक रहेगा. सो चाइना में अभी 1 कंट्री है, कंट्री एक ही है बट 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मेनलैंड चाइना में चलता है कम्युनिज्म और हांगकांग में चलता है डेमोक्रेसी. अब चाइना बार बार ऐसा उस पर एलिगेशंस हैं कि चाइना ट्राइज टू डाइल्यूट दिस डेमोक्रेसी और इसी के अगेंस्ट ये पूरा प्रोटेस्ट है. दिस इज़ द प्रोटेस्ट टू सेव द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स अमेंडमेंट बिल 2019 आया था जिसमें यहाँ के जो
ऑफेंडर्स हैं उनको हम दूसरे कंट्री में भी मतलब मेनलैंड चाइना या ताइवान में भी सेंड कर सकते हैं। तो जो स्पार्क ऑफ 2019 प्रोटेस्ट इज दिस फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स अमेंडमेंट बिल 2019। लुक एट दिस, टाइफून बैटर्स फिलीपींस, थाउजेंड्स हिट। टाइफून क्या है? टाइफून एक साइक्लोन्स है, लो प्रेशर विंड सिस्टम होते हैं ये, कि एक छोटे से एरिया में लो प्रेशर जनरेट हो गया, आसपास हाई प्रेशर है, विंड हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड पूरा इस एरिया में फिल करने लग गई और इससे फिर हमारा साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाता है। अब साइक्लोन फैनफोन बैटर्स फिलीपींस, थाउजेंड्स हिट। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, दे आर ऑल सेम थिंग, उनका जोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है। सो अब ये जो साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स आते हैं हमारे टू इन इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल है या फिर टूवर्ड्स दिस इंडियन ओशन एंड पैसिफिक, दे आर नोन फॉर साइक्लोन्स। हरिकेन्स आते हैं अटलांटिक में, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, इधर आते हैं हरिकेन्स। और जो टाइफून्स आते हैं ये आते हैं चाइना की तरफ, जो पैसिफिक कोस्ट है, चाइना एंड जापान, इधर जो पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पे आते हैं टाइफून्स। अब टाइफून्स, साइक्लोन्स और हरिकेन्स, इन सब के नेमिंग एक कन्वेंशन हमने बना दी है ताकि हम उनको ईजिली रिमेंबर कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें। इंडियन ओशन में 8 कंट्रीज़ हैं, ओमान, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड एंड बांग्लादेश। ये सब आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि इस साइक्लोन का क्या नाम होना चाहिए। ओके, अब ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स, 2 टाइप के साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होता है वो ये इस टाइप का है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर विंड होगा, आई होगी लो प्रेशर की, एंड विंड विल कन्वर्ज एट दैट लो प्रेशर सिस्टम। बट जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है, एक एरिया में हाई प्रेशर सिस्टम बन गया और इससे विंड डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ये आउटवर्ड फ्लो ऑफ विंड होता है, ये ज़्यादा टाइम तक रहता है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बनते बहुत जल्दी हैं और उतना ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाते हैं। बट टेम्परेट साइक्लोन्स बहुत लंबे ड्यूरेशन तक सस्टेन करते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज इनका रोटेशन होता है, ट्रॉपिकल का एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे इंडिया में जो विंटर में रेनफॉल्स होता है ना, नॉर्दर्न पार्ट्स में पंजाब इधर, जब विंटर में जो रेनफॉल होता है जनवरी, फरवरी, मार्च में, वो होता है इस टेम्परेट साइक्लोन में जो मिडिल ईस्ट में ओरिजिन होता है। सो दिस इज़ अबाउट साइक्लोन्स। देन जैसे अब साइक्लोन से रिलेटेड एक और चीज़ जानने की है, जैसे फैलन आया था अभी, इससे कैजुअलिटीज़ अब की बार बहुत कम हुई 2019 में, और वही 1999 में साइक्लोन आया था तो हमारे 20,000 प्लस कैजुअलिटीज़ थी उस टाइम पे। इस दायरे में जो कैजुअलिटी कम हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि हमारी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इम्प्रूव हो गई है। NDMA ये एक प्रॉपर एजेंसी बन गई है। प्लस जो सैटेलाइट्स हैं जैसे इनसेट 3D, कल्पना, ये हमें वेल इन एडवांस बता देते हैं कि फॉलोइंग साइक्लोन किस टाइम पे, किस ड्यूरेशन में, किस एरिया पे लैंडफॉल होने वाला है। साइक्लोन जो होते हैं वो ओशियन में जनरेट होते हैं और लैंड की तरफ मूव हो रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे वो लैंड को कांटेक्ट करते हैं वो बोलता है लैंडफॉल। लैंडफॉल होते ही साइक्लोन का जो सोर्स है, मतलब ओशियन है, वाटर है, उससे डिस्कनेक्शन हो जाता है और फिर लैंडफॉल के बाद साइक्लोन वीक होने लग जाता है। सो दिस इज़ अबाउट साइक्लोन। नाउ पोप फ्रांसिस अपील्स फॉर पीस इन ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स। देखो पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हांगकॉन्ग, मिडिल ईस्ट, इन इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्ट कल्चर इज़ ऑन राइज। तो पोप फ्रांसिस ने ये कहा है कि अकाउंटेबिलिटी रखिए, आर्म चेयर एक्टिविज़म को सपोर्ट नहीं करिए, सेलिब्रिटीज़ होती है उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एंड वेंडलिज्म जो तोड़फोड़ होती है पब्लिक प्रॉपर्टी की, दैट शुड बी स्टॉप्ड। फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव पे हमें तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए, वी शुड वेट एंड वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल, एक्ट रेस्पॉन्सिबल एंड एक्ट अकाउंटेबल। अब जो ईरान है इसने भी नेट को कर्ब किया है, इराक में भी प्रोटेस्ट है, तालिबान में भी पीस एक्टिविस्ट हैं। सो दिस इज़ द कल्चर विच वी कुड सी इन दिस मॉडर्न टाइम्स। देयर इज़ अ बिग राइज इन दिस प्रोटेस्ट कल्चर एवरीवेयर, and this is the global flashpoint. This is what Pope has tried to talk about in this article. Then let us move to business. Page number 15. NITI member bets for 2 GST slabs.
नीति क्या है? नीति एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन इनएफिशिएंट था, तो जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया और उसकी जगह आ गया नीति आयोग। नीति आयोग जो आया है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, मतलब बॉटम अप अप्रोच, नीचे से बात आएगी, सजेशंस आएंगे, आइडियाज़ आएंगे और वो फिर ऊपर आएंगे और फिर वहाँ से उनको डिस्कशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसका चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल होती है उसमें चीफ मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स इसको मेंबर्स होते हैं उसके। इसमें आपके डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाती है। अब क्या हुआ, दूसरी बात, जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वन इंडिया वन नेशन वन कंट्री 2017 में जीएसटी आया था। जितने भी हमारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मल्टीपल इन टैक्सेस थे उन सबको हमने सब्ज्यूम कर लिया है जीएसटी में। अब जीएसटी में जो स्लैब्स बनाई थी वो स्लैब्स बनाई थी 5% की, 12%, 18%, 28%। अब ये जो रमेश चंद है ये जीएसटी में मेंबर हैं, ये सजेस्टेड दैट इन स्लैब को हमें बार बार टिंकर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे हम बहुत इनडिसाइसिव लिखते हैं और जो हमारा मैसेज है जीएसटी का वो फॉर्मली आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। सेकेंड थिंग, अगर हम वर्ल्ड का भी बात करें तो जीएसटी जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ है सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट टेक्स सम टाइम टू स्टेबलाइज। वी शुड नॉट बी क्विक in making judgment. So he has talked about only 2 slabs under the goods and services tax regime as against the current multiple slabs. इससे क्या होगा, simplicity आएगी। And said rates should be revised annually. अगर ज़रूरत हो, इनका frequent revision नहीं होना चाहिए। The GST which replaced almost all the indirect taxes came into force on July 1, 2017 and the tax rates have been revised several times since then. 5%, 12%, 18%, 28% है और कुछ आइटम्स एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में भी हैं, बट अगर वो एग्जेम्प्ट हैं तब भी उनमें सेस तो लगेगा। देन टीदिंग प्रॉब्लम है इसमें। टीदिंग प्रॉब्लम मतलब अभी ये स्टेबलाइज नहीं है। अगर हम बात करें लार्जर टैक्सेशन रिफॉर्म्स की जीएसटी के, तो दे ऑलवेज नीड सम टाइम टू गेट स्टेबलाइज। ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर जीएसटी स्टेबलाइजेशन। तो हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी नहीं बनना है। सो दिस इज ऑल ही हैज टॉक्ड अबाउट इन दिस आर्टिकल। देन ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में शाइन इन 2020। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, पूलिंग होती है मनी की। अगर आप यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द शेयर्स एंड ऑल, तो आप अपना पैसा पूल करो, एक्सपर्ट आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप ये कैपिटल होता है, वैल्यूएशन होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो 1 to 5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन कैटेगरी में रहते हैं, उनको बोलते हैं मिडिल कैप। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस आर्टिकल में ये बताया है कि इनका ग्रोथ होना चाहिए, दे वुड बी ग्रोइंग विद अ हेल्दी रेट। अब सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? सेंसेक्स मीन्स एक 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और इनके थ्रू हम ग्रोथ को देख पाते हैं कि किस वे में शेयर मार्केट मूव हो रहा है, एक इंडिकेटर मिल जाता है। ये जो है, ये जो सेंसेक्स है ये 1979 से स्टार्ट हुआ था, 100 इसका बेसिस पॉइंट है। निफ्टी 50 है, ये 50 कंपनीज़ का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, 13 सेक्टर्स को ये कवर करता है। देन सेंटर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करेगी। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इन प्रेजेंट मॉडर्न डेज। इंडिया आई 60% शेयर ऑफ ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग बिजनेस। रिसाइकलिंग क्या होता है? जो शिपिंग होती है वो होती है बोट से। जब शिप अपना एज क्रॉस कर गया है तो इस शिप को हम डिसमेंटल कर देते हैं। डिसमेंटल का मतलब होता है उसको अपन तोड़ के सारे पार्ट्स अलग कर देंगे और फिर उन पार्ट्स को हम रिसाइकल कर देंगे। ऐसा ही 60% ऑफ द ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग बिजनेस इंडिया में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि 60% हम इंडिया में इसको कैप्चर कर लेंगे, 60% ऑफ बिजनेस। कंट्रीज जीडीपी वुड रीच टू $2.2 बिलियन, ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू द करेंट लेवल। गुजरात में ये बात नोट करने की बात है कि गुजरात में एक अलंग है, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट शिपयार्ड है जहाँ पे हम शिप्स को रिसाइकलिंग करते हैं। अब इसमें ये भी बात इम्पॉर्टेंट है टू टेक अ नोट दैट ये जो रिसाइकलिंग का बिजनेस है इसमें पॉल्यूशन बहुत है, हैजार्डस केमिकल्स एंड वेस्टेजेस भी आ जाते हैं। शिप के जो पार्ट्स होते हैं वो भी एट सम टाइम्स वेरी
केटिंग टू द एनवायरनमेंट। और फिर ये जो वेस्ट डिस्पोजल है ये एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। देन वेयर हाउसिंग की बात किया है। देन टेक एडॉप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, ये एक आर्टिकल है 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी एनटीपीसी इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 करोड़ में। ये ईयर मार्क्ड है ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, बट नॉर्मल बॉन्ड्स वर्सेटाइल होते हैं, आपको उन किसी भी सेक्टर में उसको यूज़ कर सकते हो। पर जो ग्रीन बॉन्ड्स होंगे उन ग्रीन बॉन्ड्स को यू कैन यूज़ ओनली फॉर एनवायरमेंटल पर्पजेज़। इससे आपको टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा ग्रीन बॉन्ड्स इशू करता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 16। ये हैं हमारे माइक पांडे, फिल्म मेकर माइक पांडे। ये नॉर्थ ईस्ट पे एक स्पेशल सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इनको हम देसी बियर ग्रिल्स भी कहते हैं। ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है इनका। देन दिस इज़ अबाउट शोकेस, दिस इज़ अबाउट स्पोर्ट्स। चेल्सी वांट्स टू कीप ओके स्पोर्ट्स। लिएंडर पेस 2020 में रिटायर हो रहे हैं। कतर 2022 में लास्ट चांस फॉर मेसी टू विन वर्ल्ड कप। गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।